हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक स्टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ जो अपने 52 वीक हाई से 58% क्रैश कर गया है। प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स भी प्लेज कर दिए हैं। प्रॉफिट्स लास्ट 3 इयर्स से भी ग्रो नहीं हुए। सब कुछ देख के लगता है कि एक अवॉइड करो जैसा रेड फ्लैग स्टॉक है ना, लेकिन यही कंपनी के पास आज इंडिया का सबसे एडवांस एडीसी पेलोड प्लेटफॉर्म है। वो टेक्नोलॉजी जो अगले 5 साल में कैंसर ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनलाइज करेगी। और इसको टर्न अराउंड करने के लिए आए हैं वो सीईओ जिसने सिप्ला को ग्लोबल रेस्पिरेटरी पावर हाउस बनाया। तो सवाल ये है, क्या ये जेन्युइनली ब्रोकन बिजनेस है या एक क्लासिक टर्न अराउंड सेटअप है जहां मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म पेन देख रहा है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है? आज हम कोहांस लाइफ साइंसेज की पूरी एनालिसिस करेंगे 5G फ्रेमवर्क से, इन विच आर फोकस मोस्टली ऑन देयर फाइनेंशियल्स, एंटरप्राइज, गवर्नेंस और वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। एंड हम बिजनेस मॉडल से लेके रिस्क फैक्टर्स तक सब कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक रुको क्योंकि हम प्रमोटर प्लेज रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस स्टॉक को मेक और ब्रेक कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि investindia.in के वेबसाइट पे 60% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स यानी कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर और मॉडल पोर्टफोलियोज पे। आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आप प्रोमो कोड रेड यूज करके ये उसका फायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कोहांस लाइफ साइंसेज फर्स्ट। आज जो ये कंपनी है वो कैसे बनी, उसका एवोल्यूशन क्या है वो देखते हैं थोड़ा। तो इसको एडवेंट इंटरनेशनल जो एक प्राइवेट इक्विटी जायंट है उसका बैकिंग है। सो इट्स पार्ट ऑफ एडवेंट्स बाय एंड बिल्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें एडवेंट इंटरनेशनल काफी सारे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स को एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स को कंसोलिडेट करके एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जिसका इनके नीश कैपेबिलिटीज है। जैसे तो कोहांस लाइफ साइंसेज टुडे इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स। तो विल सी अ जर्नी ऑफ व्हाट कोहांस टुडे इज। तो स्टार्टिंग विद द 2022 इन्होंने आरए केम फार्मा अक्वायर किया। दिस वाज देयर प्लेटफॉर्म का जेनेसिस। देन 2021 में दे एक्वायर्ड ZCL केमिकल्स। ये इसकी एक्विजिशन से इनको कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के कैपेबिलिटीज का एक्सपोजर मिला। देन इन 2022 दे एक्वायर्ड एवरा लैबोरेटरी जिससे उनको ऑन्कोलॉजी एंड एडीसी कैपेबिलिटीज इनको मिले। देन इन 2023 दे एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग स्टेक इन सुवन फार्मास्यूटिकल्स। सुवन फार्मास्यूटिकल्स एक जाना माना नाम है हमारे इंडस्ट्री में। तो इस एडवेंट ने इसमें एक कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर किया। देन इन मई 2025 इनको NCLT का मर्जर इफेक्टिव हुआ। मार्च में इनको अप्रूवल मिला था, बट सिंस मई 25 NCLT का फाइनल इनको इफेक्टिव ऑर्डर मिला जिसके तहत कोहांस लाइफ साइंसेज गॉट लिस्टेड। एंड अभी भी इसमें एडवेंट इंटरनेशनल स्टेक होल्ड करता है, तो बेर्निहाडा एंड जुजमीरल होल्डिंग्स। So this was a brief overview of them. Then moving on to their SBUs, operational SBUs यानी कि इनके जो strategic business units है. So they have 3 main business units comprising of their pharma SBU, their API and the specialty CDMO. तो pharma SBU is their primary growth driver. It forms 39% of their FY26 revenues. तो इसमें they do custom synthesis और end-to-end capabilities from discovery to commercial manufacturing इनका है। ये process R&D भी करते हैं एंड ये कमर्शियल CDMO मैन्युफैक्चरिंग भी करते, CDMO भी करते हैं फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड ADC कॉन्जुगेट्स। तो इनका रेवेन्यू शेयर टेम्पररीली डिप्रेस्ड हुआ था FY26 में, जिसके रीजंस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज देयर API प्लस SBU। तो इसमें ये स्पेशलिटी जेनेरिक्स बनाते हैं। This formed 48% of their FY26 revenue. So this is also a major chunk of their business. इसमें they make specialty generic APIs and they also make your finished dosage formulations, यानी कि आप जो दवाई अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं वो बनाते हैं। एंड ऑल्सो द थेरेप्यूटिक मेडिसिन विच इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो भी बनाते हैं। तो इनका थेरेप्यूटिक फोकस ये सेगमेंट में है CNS, एंटीस्पैज्मोडिक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और ऑन्कोलॉजी जैसे थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स विच आर फास्टेस्ट ग्रोइंग। देन इनके यहाँ पे API में एक मोट या फिर एक कंपेटिटिव एडवांटेज इनको क्या मिलता है कि ये एक नीश सेगमेंट है और यहाँ पे कंपटीशन काफी लिमिटेड है। हाई एंट्री बैरियर्स भी है इसमें। सो इट्स नॉट लाइक एनीवन कैन कम अप एंड रेप्लिकेट दीज कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे काफी हाई एंट्री बैरियर इनका है कोहांस का। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस यूनिट। तो यहाँ पे ये कस्टम इंटरमीडिएट्स बनाता है। दिस फॉर्म्स 13% ऑफ देयर FY26 रेवेन्यूज एंड ये कस्टम एडवांस इंटरमीडिएट्स बनाता है ग्लोबल इनोवेटर्स के लिए। ये परफॉर्मेंस मटीरियल बनाते हैं जो फोटोक्रोमिक लेंसेज, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स में अल्टीमेटली यूज होते हैं। सो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि देयर फार्मा SBU इज देयर प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर।
बट हमने देखा कि API फॉर्म्स 48% ऑफ द FY26 रेवेन्यूज। तो हाउ इज फार्मा देयर प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर? इट इज बिकॉज इनके FY26 में अर्निंग्स डिप्रेस हुए थे ये सेगमेंट के, फार्मा सेगमेंट के, इसीलिए ये टेम्पररी डिप्रेस अर्निंग्स की वजह से अभी फार्मा SBU हैज टेकन अ बिट ऑफ अ बैक सीट, बट देन दिस इज देयर प्राइमरी फोकस। एंड यहाँ पे फार्मा SBU एंड देयर स्पेशलिटी केमिकल्स SBU टुगेदर फॉर्म्स अ CDMO सेगमेंट जो मोर देन 50% इनके बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। So that is also a major chunk. So now that we've taken a look at their business units, हम देखेंगे कि इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितने हैं। So they have 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज in India and in the US. एंड उसमें से इनके 8 फैसिलिटीज आर US FDA अप्रूव्ड, EDQM का अप्रूवल है, PMDA का अक्रेडिशन है, दे हैव दैट। इनके रेवेन्यू 65% यूरोप से आते हैं, 22% US से आते हैं, 7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं और 6% इंडिया से आते हैं। सो दे हैव अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यूज आर इंटरनेशनल रेवेन्यू, सो दैट कुड बी अ double-edged sword sometimes in the pharmaceutical industry. Next, coming on to the niche technology platforms that they have, Cohance places itself as a niche technology partner और a niche technology product portfolio इनका है। तो what are the technology platforms that really distinguish them from the other pharmaceutical players? So the first is their एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट यानी कि ADC पेलोड प्लेटफॉर्म। तो ADC पेलोड प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली है क्या? तो ये एक कैंसर ट्रीटमेंट का नेक्स्ट जेन ट्रीटमेंट या फिर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, जिसमें एक जो पेलोड है विच इज अ टॉक्सिक ड्रग मॉलिक्यूल विच इज अटैच टू अ एंटीबॉडी, तो वो जाके कैंसर सेल्स को अटैच हो जाता है या अटैक करता है, बट इट डजंट अटैक द नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स यहाँ पे सेफ रहते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द ADC पेलोड प्लेटफॉर्म इज। सो इनके पास ADC पेलोड प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेटेड, फुली इंटीग्रेटेड पेलोड है इनके पास। NJ Bio जो एक कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी इन विच इज इन प्रिंसटन न्यू जर्सी, एंड Avra Labs ये सिंथेसिस करते हैं मोस्टली। सो ड्यू टू दीज 2 acquisitions they have the fully integrated payload platform. And Cohance is also one of India's few end-to-end players जो ये integrated पूरा chain करते हैं। Cohance is one of them. And इनका ऐसे भी कहना है कि इनका जो payload platform है that covers 75% of the global ADC payload market, which is a significant chunk for them. So if they're the only player who does it end-to-end, and 75% इनका global ADC payload का market है. So next, moving on to the technology which is oligonucleotide and nucleic acid building blocks. ये क्या होता है? इन शॉर्ट दे आर द शॉर्ट DNA RNA सीक्वेंसेस जो नेक्स्ट जेन जेनेटिक मेडिसिन में काम आने वाले हैं। थेरेप्यूटिक्स में जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, वो डिसऑर्डर्स ट्रीट करने में ये काम आते हैं। तो सपाला ऑर्गेनिक्स कंपनी इन्होंने एक अक्वायर की थी, उसकी वजह से इनको एक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का एक्सपोजर मिला। देन दे ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स फॉस्फोरामिडाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड डिलीवरी टेक्नोलॉजी सपाला ऑर्गेनिक्स के पास ऑलरेडी है, विच नाउ Cohance कैन डू। Then this positions Cohance in the fast growing nucleic acid based therapeutic segments. तो मैंने already एक जो new age modalities है जहाँ pharma companies सब investments कर रहे हैं अभी, what is the next step for the pharma giants in India? इस पे एक मैंने वीडियो बनाया, I'll put the link in the description. You can check that out if you want to see what the new modalities and the technological capabilities are going on. Next, coming to the generic APIs portfolio. तो इनके पास अभी 71 से ज्यादा कमर्शियल APIs है currently in their portfolio, which is across therapeutic segments. Good thing to note is ADCs and oligonucleotides are the fastest growing segments in global pharma R&D. And Cohance ये दोनों segments में उनका leadership establish करना चाहती है। तो यहाँ पे long term structural play जो है उसमें they want to position themselves as the leader, but यहाँ पे थोड़ा सा short term pain हमें नजर आ रहा है। So let's see the reasons for that too. Next, coming to your macro market exposure. ये कौन से end user industries है जिनको केटर करता है Cohance Life Sciences? The first is the human biopharma and the biotech. तो बायोफार्मा एंड बायोटेक कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती है, दे नॉर्मली नीड दीज प्रोडक्ट्स फॉर ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री रिलेटेड या फिर मेटाबॉलिक एंड रेयर डिजीजेस है, उनके लिए दे प्रोवाइड CDMO एंड API सर्विसेज। तो एंड देन द नेक्स्ट इज देयर एग्रोकेमिकल्स एंड द स्पेशलिटी मटीरियल्स। तो यहाँ पे कस्टम इंटरमीडिएट जैसे हमने देखा हुआ बनाते हैं, जैसे कि फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, नेमेटिसाइड्स वगैरह, ये ग्लोबल एग्रीकल्चरल इनोवेटर्स के लिए ये CDMOs बनाती है। एंड इनके जो परफॉर्मेंस मटीरियल्स है
है, दोज आर ऑल्सो यूज इन फोटोक्रोमैटिक लेंसेज एंड कॉस्मेटिक्स, यानी कि मेकअप वगैरह में ये यूज होते हैं नॉर्मली। देन द थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। तो CDMO CRO मार्केट फॉर दिस इंडस्ट्री इज करंटली 2024 में इसका वैल्यूएशन वाज अराउंड $0.44 बिलियन, जो अभी 2029 तक 6.8 या 7% CAGR से बढ़ने वाला है। सो दिस इज अ वेरी नीश सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर दैट कोहांस हैज, एंड यहाँ पे डिमांड इज ड्रिवन बाय योर अपकमिंग 5G टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, EV बैटरीज जैसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स इनको एक्सपोजर देते हैं। कमिंग टू द फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ दिस कंपनी, सो लेट्स स्टार्ट विद द ईयर ऑन ईयर आउटलुक ऑफ दिस कंपनी। तो वी कैन सी हियर दैट रेवेन्यू हैज ग्रोन 14% in FY25 and 89% in FY26, which is a good growth technically. But a noticeable thing here is despite a decent revenue growth, the main problem lies in their EBITDA margins, जो इनके 43% से 19% तक आए हैं from FY23 to FY26, which is a very concerning point for them. Along with EBITDA margins का compression, इनके लिए PAT margins भी इनके 36% से लेके 7% तक आए हैं। सो मिड 30 से लेके सिंगल डिजिट मार्जिन से अभी पैट मार्जिन पे ये परफॉर्म कर रही है। देन देयर पैट ग्रोथ हैज आल्सो डिक्लाइन शार्पली, 43% से इनके प्रॉफिट्स गिरे हैं FY26 में, which is something that the company is very concerned about, and इनके remediation efforts भी चल रहे हैं। So after taking a look at the yearly financials, the real problem lies in their quarterly financials. अगर आपने quarterly financials देखे तो आपको टॉप लाइन देख के ही आप सोचोगे कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है। तो वी कैन सी कि रेवेन्यू इनका लास्ट 3 क्वार्टर्स में इट हैज डिक्लाइंड। मार्च 2026 में 26% से डिक्लाइन है इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर। EBITDA margins also they have come down significantly from 22 to 16% in their quarterly financials. Along with that, PAT margins have also fallen from 12% to 1%, which is shocking, right? पैट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इनका नेगेटिव फिगर्स ही हम देख सकते हैं। सो लाइक आई हैड सेड अर्लियर इन द इंट्रो कि ये कंपनी का स्टॉक प्राइसेस भी क्रैश हुआ है, दैट रेवेन्यू इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल इन द रीसेंट क्वार्टर्स, देयर मार्जिन्स हैव ऑल्सो क्रैश्ड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस? क्योंकि हमने लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में ही ये डिक्लाइन देखा है, and there has to be some reason to justify that, right? So currently FY26 में इनके headwinds थे, 3 इनके major challenges रहे FY26 में। So beginning with the first challenge, इनका US FDA CGMP violation हुआ at the Nacharam facility. So the Nacharam facility wasn't performing as per the quality standards of the US FDA CGMP guidelines. तो यहाँ पे इसकी वजह से इनको 61 crores का टोटल इम्पैक्ट आया है। इनके शिपमेंट्स में काफ़ी डिफरेंस हुआ है, अराउंड 55 to 60 crores के इनके शिपमेंट्स डिफर हुए FY26 में। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिस्क थोड़ा सा लो कह सकते हैं, क्योंकि US रेवेन्यूज, ये फैसिलिटी US रेवेन्यूज का सिर्फ 2% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो इट वॉजंट दैट मच ऑफ अ रिस्क, और रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इतना कम नहीं हुआ, बट इट क्रिएट्स एन ओवरहैंग। जब भी US FDA के इंस्पेक्शन आता है या 483 जब भी लगता है कंपनी के फैसिलिटी को, तो इट क्रिएट्स अ ओवरहैंग दैट आर द कंपनीज productions in line with the US FDA. अगर नहीं है तो US FDA can order these companies to temporarily halt the productions and get those facilities in compliance with their standards, and then only they can produce and ship these medicines and materials or whatever that is. So this creates a major overhang, क्योंकि अगले इनको अगर जो orders आने बाकी है, so these clients would obviously see इनके facilities up to par है या नहीं है। अगर नहीं है या फिर previous history है इसके violations की, so the clients will obviously think twice before giving them orders. So that is an overhang that is relevant for all pharma companies. Next, coming to the inventory destocking in the CDMO. तो pharma SBU में काफी inventory destocking हुआ. So inventory destocking basically means कि इनके clients अपनी पड़ी हुई inventory पहले utilize कर रहे हैं before ordering new materials from Cohance. तो in pharma industry this is a very high risk across the industry. इसकी वजह से इनको 260 crores का revenue impact आया Cohance को 2 large commercial projects की वजह से। One more reason was कि एक इनका जो commercial molecule था that is approaching patent expiry. So that also contributed to a decline in revenues from the pharma SBU. Next, coming to the agrochem and specialty chemicals का down cycle. तो यहाँ पे across channel, global channel destocking चला and Chinese competition ने flood करके markets margins का compression हुआ in FY24 and FY25, and इसकी वजह से Cohance पे भी impact आया इनके जो specialty chemicals है वो segment पे। And one other thing that impacted them was the biotech funding winter. यानी कि जो biotech
एंड बायोफार्मा कंपनीज होते हैं यूएस में या फिर बाकी जोग्राफीज में, तो वहाँ पे अगर पीवीसी फर्म्स बायोटेक फर्म्स को फंडिंग नहीं दे रहे तो द होल पाइपलाइन स्लोज डाउन। तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आया था। इनको R&D स्पेंड इनका कम हुआ तो कोहांस पे भी इसका इम्पैक्ट काफी विजिबल है, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट एक तो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग एंड योर पैटेंट एक्सपायरी दे आर साइक्लिकल इन नेचर, या फिर ये वन ऑफ्स होते हैं। तो विद इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन दीज इश्यूज कैन बी इजीली रिजॉल्व, बट द मेन क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क इज यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल हेडविंड्स है कोहांस के लिए या नहीं। दीज वन ऑफ्स आर common in the pharmaceutical industry. Every company faces them sometime or the other. So let's come to the capex plans that Cohance is doing. FY26 के लिए उनका strategic investments हम देखते हैं, तो इनका budget है 3 billion INR का for their capex. So what are the strategic investments that they are making? तो NJ Bioconjugation Suite जो है वहाँ पे वो $10 million का investment करने वाले हैं, approximately INR 87 crores. तो प्रिंसटन एनजे जो यहाँ पे वो कंपनी की फैसिलिटी है, वहाँ पे दे आर गोइंग टू एक्सपांड देयर CGMP ADC मैन्युफैक्चरिंग स्वीट्स, एंड इनका फेज 2B जो है वो लेट FY26 या अर्ली FY27 तक रेडी होने वाला है। देन द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज देयर नाचाराम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड फैसिलिटी। वहाँ पे 230 मिलियन का यानी कि 23 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा सॉलिड फेज सिंथेसिस फैसिलिटी में। दिस इज नियरिंग ऑपरेशनलाइजेशन एंड कस्टमर क्वालिफिकेशंस अभी इनके चल रहे हैं, सो वी कैन सी सम ऑपरेशनलाइजेशन सून। नेक्स्ट इज देयर सूर्यापेट एंड वाइजैक डी बॉटलनेकिंग। इनके जो हाई कंटेनमेंट HPAPI अपग्रेड्स है, HPAPI यानी कि इनके हाई पोटेंसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो OEB मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बैन, मतलब एक हजार्डस केमिकल या फिर एक हजार्डस मॉलिक्यूल को कितना एक फैसिलिटी एक्सपोजर हैंडल कर सकती है, उनके कंप्लायंसेस रहते हैं, उनके कंटेनमेंट जोन्स रहते हैं। सो दैट इज दैट अपग्रेड। तो दे आर अपग्रेडिंग दिस। उनको ऑन्कोलॉजी में जाना है, डेवलप करना है काफी, सो दे नीड दीज अपग्रेड्स दैट दे आर गोइंग टू डू। ये HPAPI सिंथेसिस विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी में जो लगने वाले मॉलिक्यूल्स है या फिर जो पाइपलाइन है उसमें लगने वाले जो HPAPI सिंथेसिस है, उसके लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, एंड इनको क्लिनिकल स्केल अप करना भी आसान हो जाएगा इनकी वजह से, डी बॉटलनेकिंग की वजह से। दीज आर देयर ब्रीफ 3 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट कमिंग टू द शॉर्ट टर्म आउटलुक कि अभी FY26 में तो दे हैड अ वेरी टफ टाइम। लेट्स सी व्हाट द कंपनी इज गाइडिंग अबाउट हाउ FY27 लुक्स फॉर देम। सो शॉर्ट टर्म में कंपनी मैनेजमेंट हैज क्लियरली गाइडेड कि फर्स्ट इनका Q1 विल बी द लो पॉइंट, रेवेन्यू एंड EBITDA विल स्ट्रगल, हेडविंड्स काफी है, शिपमेंट फेजिंग इनका चल रहा है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस विल बी ऑन द हायर एंड, मिडिल ईस्ट से लॉजिस्टिक इनको डिसरप्शंस भी काफी फेस हुए थे ड्यू टू द रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस। देन दे आर सेइंग कि H2 FY27 से रिकवरी चालू होने लग सकती है, यहाँ पे वॉल्यूम्स वापस आएंगे, ग्रोथ आएगी, कस्टमर कन्वर्जन्स भी दिखेंगे, ऐसा इनका कहना है H2 ऑनवर्ड्स, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी H2 FY27 से इनको इंप्रूव होने लगेगा। नेक्स्ट कमिंग टू व्हेन द नाचाराम फैसिलिटी विल बी ऑपरेशनलाइज्ड अगेन, तो इनके नॉन US फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी कमेंस हो चुके हैं, इनके US शिपमेंट्स भी है वो भी फेजेस में चालू होंगे, एंड दिस फैसिलिटी विल बी ऑडिट रेडी बाय FY27 ईयर एंड, सो थिंग्स विल होपफुली लुक गुड फॉर देम सून। नेक्स्ट let's take a look at the long-term guidance. So as per Vision 2030, they want to hit a consolidated revenue of $1 billion. So that is quite a rather ambitious target for them by 2030. इनके बाकी के targets भी है कि इनको CDMO revenue जो mix है उसका target they want to take it to 80% plus. Then they want their EBITDA margins back at 30% या mid 30s. They want to achieve that by 2030. Then इनका ROC का target भी है that will bounce back to 30%. So this is what they are planning on to do. These will be their priorities till 2030. So what makes this a turnaround? Classic example. तो ऐसे क्या थीसीज होती है इसके टर्न अराउंड के लिए जिसपे हम बैंक ऑन कर सकते हैं? तो द फर्स्ट इज देयर लीडरशिप कैटलिस्ट। मिस्टर उमंग बोहरा जो पहले सिप्ला में थे और डॉक्टर रेड्डीज में थे, ही हैज जॉइंड कोहांस। तो ही जॉइंड कोहांस एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड देयर CEO, ग्रुप CEO। मई 2026 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। जब CEO सिप्ला में भी ही वाज देयर एज अ CEO एंड MD फॉर 10 years. ही बिल्ट ग्लोबल रेस्पिरेटरी फ्रेंचाइज फॉर सिप्ला, एंड सिप्ला टुडे इज नोन एज द ग्लोबल रेस्पिरेटरी पावर हाउस।
इन्होंने सिप्ला के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी रेज किए थे एंड ही ट्रांसफॉर्म सिप्ला इनटू अ डाइवर्सिफाइड कंपनी एंड काफी प्रॉफिटेबल बनाया सिप्ला को भी। डॉक्टर रेड्डीज में उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट था। सो उमंग बोरा इज डेफिनेटली सिल्वर लाइनिंग इन दिस कंपनी and his strategic priorities for the next few years will be to strengthen their senior customer relationships with their clients and their global pharma innovators। इनको pipelines accelerate भी करने हैं। इनकी मेन प्रायोरिटी ये भी रहेगी कि नाचराम फैसिलिटी का जो ओवरहैंग है रेगुलेटरी कंप्लायंस का वो रिजॉल्व हो जाए जल्दी एंड ऑडिट रेडीनेस FY27 ईयर एंड तक हो जाए। देन ही ऑल्सो वांट्स टू फॉस्टर अ performance driven operating culture across the newly integrated strategic business units। We've seen they have multiple business units, so he wants to make the operating culture performance driven। So these will be his priorities, and it's definitely worth to track what his actions and how he transforms the company slowly। So the next thesis for their turnaround momentum is their pipeline। तो इनके RFPs जो है यानी कि request for proposals inflows they have gone up 2 times in till YTD। चाइना +1 का जो ट्रेंड चालू है, ये US बायोसिक्योर एक्ट का जो स्ट्रक्चरल टेलमेंट इनको मिला है, कोहेंस हैज बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। नेक्स्ट, इनके 9 अभी एक्टिव फेज 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से 4 कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंटर करेंगे इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंटम फॉर देम। इनके 2 US FDA इसमें से अप्रूव भी हुए, 2 कमर्शियल जो फेज 3 प्रोग्राम्स है दे आर ऑलरेडी US FDA अप्रूव, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर देम। देन इनका ADC एंड ओलिगो रेवेन्यू शेयर है वो 16.2% था FY26 में एंड Q4 में 18.8% था, विच इज अ गुड अचीवमेंट फॉर देम एंड ये मार्जिन एक्सपांशन को भी सपोर्ट करता है। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग वी शुड मॉनिटर। इनका बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी है, दे हैव अ नेट कैश पोजीशन एंड इनका फ्री कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है, अप्रोक्सीमेटली 170 crores का इन FY26। सो these are few of the silver linings that this company has। सो कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से ये पूरा टर्न अराउंड का थीसिस पानी में जा सकता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर प्रमोटर प्लेज। तो रिसेंटली ही कंपनी के प्रमोटर्स ने इनके शेयर्स प्लेज किए, जो हमने देखा कि बेरी हांडा एंड जुजमीरल जो है इनके प्रमोटर्स, दे हैव प्लेज 207 million शेयर्स ऑफ द कंपनी विच रिप्रेजेंट 54.36 ऑफ द टोटल इक्विटी। They have pledged that and इसके अगेंस्ट इन्होंने USD $285 million का टर्म लोन रेज किया है फ्रॉम बैंक्स लाइक Barclays, BNP Paribas and Deutsche Bank। So pledging almost 54% of the total equity in itself is a very significant thing for them for a risk, क्योंकि even though ये fundamental business risk से जुड़ा नहीं है, this can potentially create a downside for this company। forced selling भी हो सकता है and the term loan that they have raised, they also have to service that, right? So they have to make sure that their cash flows are able to service this payments and इनका promoter pledge जो है that remains intact and that doesn't go into trouble। या फिर इनका forced block sales या कुछ, they don't get pushed into scenarios like that। So this is a very big risk factor for them, even though it does not technically impact the business that they have, the underlying business is intact। Then the next risk factor is their integration drag and their CDMO revenue lumpiness। So like we've seen कि Cohance Life Sciences is a merger of several companies या several platforms। तो इनके जो 7 legacy entities है, इनका quality compliance, इनका IT, ये सब has to be online। Then NJ Bio जो है currently it's functioning at 10% EBITDA मार्जिन्स, तो ये कंसोलिडेटेड मार्जिन्स को ड्रैग डाउन करता है, डाइल्यूट करता है टू सम एक्सटेंट। सो कॉस्ट सिनर्जीज इनके मटेरियलाइज होने चाहिए काफी हद तक टू रीच देयर mid-30s टारगेट टिल 2030। देन सम मिसअलाइनमेंट्स इन इन स्टैंडर्डाइजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, IT, कंप्लायंस, ये सब इवेंचुअली ऑपरेशनल डिसरप्शंस में लीड कर सकते हैं विच कैन अगेन लैंड देम इन ट्रबल। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्लासिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट द रेवेन्यू लंपीनेस। तो यहाँ पे इनका जो टर्न अराउंड थीसिस है दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द 4 मॉलिक्यूल्स, कमर्शियल मॉलिक्यूल्स, जिनका 12 to 18 मंथ्स में कमर्शलाइजेशन चालू होना चाहिए। इवन इफ देयर इज अ स्लाइट डिले, दिस कुड पोटेंशियली बी हार्मफुल फॉर द कंपनी। इनका टॉप लाइन इम्पैक्ट हो सकता है, मार्जिन्स में इम्पैक्ट हो सकता है। द कंपनी इज ऑलरेडी वॉकिंग ऑन थिन आइस, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है ये कंपनीज को। बहुत सारी चीजें इनके लिए सही जानी चाहिए
they cannot afford a mistake. There's no room for error for Cohance Life Sciences when it comes to this. Timelines, compliances, etc. are very crucial for them. Next risk factor for them is that the future M&A payouts, जो इनके M&As हुए हैं recently, they are treated as debts. तो यहाँ पे काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो recent acquisitions थे इनके सपला ऑर्गेनिक्स और NJ Bio, तो इनका जो structured forward payouts है, तो some of the rating companies are already treating them as servicing their debts. So this could, which results in a net adjusted leverage of 1.06x. यहाँ पे इनका cash positive but है, but this also introduces some risk if these are treated as debt payments. तो यहाँ पे the company's recovery should start from H2 FY27 for us to see some results or see at least where the company is moving. The direction of the company has to be clear since the next year. So next coming to the valuation analysis, तो ये कंपनी 58% से इनका स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ है, विच इज़ अ मेजर मूवमेंट. इनके 52 वीक हाई से सिग्निफिकेंट डी रेटिंग वी सीन इन दिस, क्योंकि FY26 में रिजल्ट्स बहुत कंप्रेस हुए थे, अर्निंग्स बहुत कंप्रेस हुए इसकी वजह से. अगर री रेटिंग हुआ तो दैट इज कंटेंजेंट ऑन द H2 FY27 एग्जीक्यूशन एंड देयर रिकवरी, एंड प्रमोटर प्लेज का ओवरहैंग अभी भी रहेगा. एंड इनका जो फेज 3 मॉलिक्यूल्स का कमर्शलाइजेशन है उस पर री रेटिंग हैंग्स ऑन अ थ्रेड. तो दीज आर द 3-4 फैक्टर्स जिनकी वजह से कोहांस में रिकवरी आ सकती है, री रेटिंग आ सकती है. A few key takeaways from this is that their fundamental business is very good. इनके niche technology platforms है, they are poised for the future growth that this industry is going to witness. The only key risks that hang on them are the integration execution risks, their promoter pledge and their debt services. तो यहाँ पे the only key takeaway we can see is कि यहाँ पे Cohance has to perform extremely well. There's no room for errors for Cohance, and it's a good business, no doubt. And under the leadership of Mr. Umang Vohra, they can certainly sail storms, right? So let's see how this company tracks. This is not an investment recommendation. ये सिर्फ educational purposes के लिए है. If you want to investments करने से पहले ज़रूर अपना खुद का research भी करें. I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe and comment. आपको क्या लगता है कि ये risky bet है या फिर ये turnaround company हो सकती है? Do let us know in the comments. Thank you.